हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 जो हमारे चैप्टर 3 का है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन उसके बाद में उनको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बात करनी है बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध और उसके विनाशकारी क्या प्रभाव रहे। ब्रेटन वुड्स संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इसमें आएगा। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता क्या रही भाई, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता किस तरीके से हमें औपनिवेशीकरण से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, कैसे युद्ध का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, महामंदी कैसे आई, महामंदी का अमेरिका का क्या प्रभाव पड़ा, महामंदी का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और ये महामंदी आई क्यों थी, ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। अब हम आ जाते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्ध के बाद में। युद्ध जब खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में आकर के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, अब फिर से उसको खड़ा करने के लिए काम किया जाएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, नाश हो गई है, नष्ट हो गई है, तो दोबारा से उसे खड़ा किया जाए। वो क्या रहा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कई विनाशकारी प्रभाव रहे। जैसे अगर हम देखें, कभी भी विश्व युद्ध अगर हम कहें तो जब भी कभी विश्व युद्ध होता है तो उसके कई विनाशकारी प्रभाव होते हैं। जैसे अगर हम कहें तो विश्व युद्ध के दौरान, जब भी कभी विश्व युद्ध होगा तो विश्व युद्ध के दौरान दो धड़े रहे। दो द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो धड़े रहे, एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ आपका मतलब एक तरफ अलाइड ग्रुप था और एक तरफ एक्सल ग्रुप था। तो जो आपके विश्व में जितने भी देश थे आपस में लड़ रहे थे, तो सबकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, खराब होगी। इसी तरीके से कई लोग घायल होंगे, स्वास्थ्य पर सेवाओं पर भार पड़ेगा। ये सारे हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं विश्व युद्ध के बाद में। तो युद्ध काल के बाद में पुनर्निर्माण के लिए कार्य किए गए और दो शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं युद्ध के बाद, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ है, दो पावर, दो पोल्स दिखाई देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। कुछ देश सोवियत संघ के साथ में जाते हैं, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, रशिया जिसका एक बड़ा हिस्सा था, और एक अमेरिका के पास में जाते हैं। दो सुपर पावर्स हैं और इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में। अब ये क्या चाहते हैं कि जो कॉलोनी से देश फ्री हो रहे हैं, उपनिवेशवाद से जो देश फ्री हो रहे हैं, इन्हें अपनी तरफ मिलाया जाए। तो विश्व में इस समय ऐसी स्थिति चल रही है। ठीक, अब ऐसे में ही आर्थिक व्यवस्था भी हमें सही करनी है, अर्थव्यवस्था भी हमें सही करनी है। तो युद्ध के बाद कुछ बंदोबस्त किए गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो ये कहा गया कि भाई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ बंदोबस्त किए जाएं। और बंदोबस्त क्या था, ब्रिटेन वुड्स संस्थान। दरअसल ब्रिटेन वुड्स एक जगह है जहां पर बैठ कर के ये बात की गई, कई सारे देश वहां पर जुड़े और वहां पे बैठ के ये बात की गई कि भैया अब युद्ध तो हो गया, कई सारे देश सब विनाश की तरफ बढ़ गए, सबका विनाश हो गया, सबकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई। अब इस युद्ध को यहीं पर रोकते हैं और दोबारा से प्रयास करते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने की, उसको रिवाइव करने की। तो ब्रिटेन वुड्स में ये सारी बातचीत चल रही थी। तभी ये सुझाव दिया गया कि क्यों ना हम ब्रिटेन वुड्स संस्थान बनाएं, यानी हम दो ऐसे संस्थान बनाएं या हम ऐसे संस्थान बनाएं जिनकी मदद से देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, ये बात कही गई। और ऐसे दो संस्थानों के नाम हैं आपके वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और दूसरा है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऐसे दो संस्थानों को बनाने की बात की गई जो हेल्प करेंगे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वहां पे वेलफेयर के काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने उन देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत खराब कर दिया है, बहुत ही बेकार कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये बात कही गई। तब फिर क्या होता है, ब्रिटेन वुड्स समझौता होता है और विश्व बैंक, आईएमएफ अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक और आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब अस्तित्व में आए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब अस्तित्व में आए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। पर्पस क्या था इनके अस्तित्व में आने का, इनके अस्तित्व में आने का पर्पस था कि द्वितीय विश्व युद्ध ने इतना जो विनाश किया है कई सारे देशों का, ये बहुत सारे विश्व
पूरे देशों का जो विनाश किया है, उनकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है, इस अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारा जाए, रिवाइव किया जाए, और उसके लिए ये संस्थान मदद करेंगे। ये इसका पर्पस था। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता कहाँ हुआ? 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में यह सहमति बनी। ब्रिटेन वुड्स समझौता ये कहलाया। और क्या कहा गया कि भाई ऐसे 2 संस्थान बनाए जाएं, और इसीलिए विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, क्योंकि बात कहाँ हुई थी? ब्रिटेन वुड्स के अंदर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ की भूमिका क्या है, करती क्या है ये दोनों संस्थाएं जो ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं हैं। 1947 में विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से अपना कार्य आरंभ किया। ये संस्थान की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिम के औद्योगिक देशों का नियंत्रण बना रहता था। इन देशों में अमेरिका को विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी निर्णय को वीटो करने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, विश्व बैंक और आईएमएफ बना तो दिया, काम भी करने लगा, बट उस पर होल्डिंग अभी भी किसकी है? अमेरिका की। अमेरिका को उसमें आए किसी भी फैसले को वीटो करने का अधिकार है। आईएमएफ में और विश्व बैंक में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं मौद्रिक व्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है, निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत की मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। $1 की कीमत 35 और सोने के बराबर सुनिश्चित की गई थी। तो सिंपल, बस इतना ध्यान रखिए ब्रिटेन वुड्स संस्थान क्या होते हैं, ब्रिटेन वुड्स संस्थान क्या काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रारंभिक उत्तरोत्तर वर्ष। युद्ध जब खत्म हो गया, युद्धोत्तर वर्ष, युद्ध के बाद जो प्रारंभिक वर्ष थे, जैसे 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से जो वर्ल्ड ट्रेड था वो चला आपका। तो पश्चिम औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए ब्रिटेन वुड जो व्यवस्था बनी थी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने आय में वृद्धि के लिए एक बहुत अधिक बेहतर युग का सूत्रपात किया। बेसिकली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या करती थी? पैसा देती थी, पैसा देती थी। अब जब हमने कहा अमेरिका का होल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज का होल्ड है, तो पैसा भी उन्हें ही ज्यादा देगी। तो पैसा उन्हें ज्यादा देगी तो उनकी अर्थव्यवस्था जो खत्म हो गई थी, कैपिटल नहीं थी उनके पास में, तो वो किसने दे दी? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने दे दी। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने उन्हें कैपिटल दे दी, वो क्या कर गए? रिवाइव कर गए। लेकिन जो कॉलोनी से फ्री देश थे, जो जस्ट अभी कॉलोनी से फ्री हुए थे, उन देशों को जो उपनिवेशवाद से फ्री हुए थे, जैसे भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनको अभी भी पैसा नहीं मिल पा रहा था। 70 के मध्य विश्व व्यापार की विकास दर इतने % वार्षिक से अधिक रही। इस दौरान अधिकांश औद्योगिक देशों में ज्यादातर समय बेरोजगारी का दर औसतन 5% से भी कम रही। ये सब हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि युद्धोत्तर काल, जो प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष था, वहां पर हम क्या कर रहे थे कि ब्रिटेन वुड्स जो संस्थान थे अच्छा खासा पैसा दे रहे थे पश्चिमी देशों को और जापान को भी दिया, जिससे वहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो रोजगार था वो बढ़ने लगा एंड साथ ही साथ वहां पे उद्यम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब आते हैं औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। कैसे औपनिवेशीकरण, यानी उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई है। तो अधिकांश उपनिवेशों का स्वतंत्र होना और आईएमएफ एवं विश्व बैंक का विकासशील देशों पर ध्यान। जैसे ही ब्रिटेन वुड्स संस्थान बने थे उसके बाद कई सारे देश फ्री भी होने लगे थे, स्वतंत्र होने लगे थे। किससे? उपनिवेशवाद से। जैसे 1945 में हमने देखा कि बना विश्व बैंक और आईएमएफ जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान है, और 1947 में आजाद हो गया भारत, 1948 में आजाद हो गया श्रीलंका, और फिर आगे कुछ समय बाद जाकर के आजाद हो गया आपका चाइना। तो धीरे धीरे करके जो कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को बहुत क्षति हुई थी दूसरी विश्व युद्ध में, काफी चीजें उसकी खत्म हो गई थी, पैसा सारा खत्म हो गया था, बहुत कमजोर पड़ गया था। और इधर हमारे यहाँ पर चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत तीव्र मांग करी जा रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो करके। तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर कि धीरे धीरे करके औपनिवेशिक शक्तियां बाहर निकलने लगी, और जब वो बाहर निकली तो हम लोग स्वतंत्र हुए, कई सारे देश स्वतंत्र हुए। जब ये सारे देश स्वतंत्र हुए तो अब इन्हें भी क्या चाहिए था? पैसा। इन्हें क्या चाहिए था? पैसा। किसके लिए? अपने विकास
विकास करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए इनके पास में पूंजी नहीं थी। तो कौन रोल में आया? तब रोल में आया विश्व बैंक और IMF। इन्होंने क्या किया? विकासशील देश जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, इन देशों को पैसा देना शुरू किया। समाप्त हो चुका था, फिर भी संसार का बहुत बड़ा क्षेत्र यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक शासन के अधीन था। युद्ध के आगे के 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के अधिकांश फ्री हो गए, यही बात यहाँ पर कही गई है। अल्प विकसित नव स्वाधीन देशों की अर्थव्यवस्था और इस पर बाद तक के ब्रिटेन व फ्रांस का नियंत्रण, इस तक बाद पे भी ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण। देखिए, जो अल्प विकसित थे, नए नए जो देश बने थे, स्वतंत्र होकर के आए थे, वे देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन और फ्रांस अभी भी नियंत्रण कर रहे थे। कैसे? इस समय अल्प विकसित थे वे देश थे जो उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के अधीन रहे थे। यही भी विडंबना रही थी कि नव स्वाधीन देशों के रूप में अपने देश की जनता को निर्धनता और पिछड़ेपन के गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता लेनी पड़ी जिन पर अब उन्हीं साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देशों का वर्चस्व था। तो हम लोग नए नए फ्री हुए हैं, हमारा देश नया नया स्वतंत्र हुआ है और हमें अपने विकास करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अंग्रेजों ने हमारे देश से सारे रिसोर्सेज को ले गए, खत्म कर दिया, हमें बिल्कुल गरीब बना दिया। सोने की चिड़िया जो भारत था उसे कंगाल बना दिया। अब लेकिन अपने विकास करने के लिए हमें क्या चाहिए था? पैसा। और विडंबना यह है कि ये पैसा हमें कौन देगा? वही ब्रिटेन वुड संस्थान, वही विश्व बैंक, वही IMF, जिन पर किनका कब्जा है? ब्रिटेन और फ्रांस का। क्यों? क्योंकि वो अमीर देश थे, वो विकसित देश थे, इन संस्थानों को ज्यादा पैसा देते थे। हम जैसे देखते हैं ना, जब कभी कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है जिसमें चंदा दिया जाता है, जो व्यक्ति ज्यादा चंदा देता है उसकी अलग सीट होती है, जो कम चंदा देता है उसे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो इसी तरीके से होता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार उपनिवेशीकरण के अनेक साल व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कितने ही नव स्वाधीन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पहले रही औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। तब भी हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन अभी भी हम किसके नियंत्रण में थे? उन्हीं देशों के नियंत्रण में थे। क्योंकि अगर हमें पैसा चाहिए तो उन्हीं देशों के उसी संस्थान से मिलेगा जिसको वो ज्यादा फंडिंग करते हैं, डायरेक्टली नहीं होकर के। अब हम इनडायरेक्टली उन देशों के नियंत्रण में थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यहाँ पर बात आती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC की बात आती है। बहुत सारे देशों में जो व्यवसाय करती हैं कंपनियां, ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम या मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना लगभग 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे, जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका की कई सारी कंपनी एक देश में, दूसरे देश में, तीसरे देश में व्यापार कर रही हैं, अपने वेंचर लगाए हुई हैं। जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे। ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी व्यापार प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता था। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थीं, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थीं। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी है जो कई देशों में अपने उत्पाद को बनाती है, उस कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में कब आएगी काम करने के लिए, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। हमारे देश में अगर उसको शांति मिले या फिर वो हमारे देश में सस्ता माल, कच्चा माल उसे सस्ता मिल सके, तब आएगी। हमारे देश में उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तब आएगी। तो ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और G77 देश। अब G77 देश एक साथ एक ग्रुप है, समूह है, किसका? 77 देशों का। हो क्या रहा था? बेसिकली विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा था। अगर हम देखें विकासशील देश जैसे भारत,
भारत फ्री हुआ 1947 में। हमने क्या देखा, 1947 में फ्री हुआ, पैसा चाहिए अपने देश के विकास के लिए। पैसे के लिए किसके पास जाता है, विश्व बैंक के पास जाता है। विश्व बैंक है, सबको पैसा दे रहा है, हमें भी देगा, हमने ऐसा सोचा। जब हम गए, हमने उससे पैसा मांगा, उस पर किसका नियंत्रण है, फ्रांस का, ब्रिटेन का। उन्होंने कहा भारत को पैसा तब दिया जाएगा जब भारत हमारी ये शर्त मानेगा, भारत को पैसा तब दिया जाएगा जब भारत हमारी ये शर्त मानेगा। तो हमें इस तरीके से, या भारत को इतना पैसा मत दो, कम पैसा दो। तो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली। तो हम क्या नहीं कर पा रहे थे, अपना विकास नहीं कर पा रहे थे। ऐसे हम अकेले देश नहीं थे, ब्राजील था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, बहुत सारे ऐसे देश थे, नेपाल है, कई सारे ऐसे देश थे, जो अफ्रीका के कई सारे ऐसे देश, साउथ अफ्रीका था, नहीं कर पा रहे थे। तो अब इन्होंने क्या कहा, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और इस बात के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं, इस बात के लिए आवाज उठाते हैं, और इसी का नाम है G77 ग्रुप। इसी को हम कहते हैं G77 ग्रुप, जिसने ये कहा कि भाई हमें भी विश्व में व्यापार करने का क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए, और समान अधिकार दिया जाए, हमें भी विश्व में व्यापार करना है। अब आता है ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। अब क्या होने लगा, ब्रिटेन वुड्स का समापन होने लगा धीरे धीरे, और वैश्वीकरण होने लगा, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, खत्म होने लगी बाउंड्रीज, खत्म होने लगी इनइक्वालिटीज, अब सबके लिए सब कुछ बराबर था। ठीक है, अमेरिका और विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना और बेरोजगारी की समस्या। होना यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ऐसा चलता रहा, लेकिन विकासशील देश धीरे धीरे विकसित होने लगे, जैसे भारत होने लगा, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी चलने लगी, धीमे धीमे करके वो ग्रो करने लगा, ग्रुप्स बने, G77 जैसे ग्रुप्स बने। जब सब एक साथ आ गए ये देश, तो फिर पश्चिमी जो देश थे वो कमजोर पड़ने लगे। तब उन्होंने कहा कि अब ब्रिटेन वुड्स में सबको बराबरी देते हैं, और हम क्या करते हैं, एक वैश्वीकरण की शुरुआत करते हैं। सब कोई अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकता है, ला सकता है, ले जा सकता है, किसी तरीके का कोई भी उस पर असमानता नहीं देखने को मिलेगी, ये कहा गया। साथ ही साथ इसी बीच में क्या हुआ, सोवियत संघ का बिखराव हो गया और चीन की आर्थिक नीतियों का विश्वव्यापी प्रभाव। अब ये सब हो गया था, सब कुछ हो रहा था, जो विकासशील देश थे थोड़े से संतुष्ट थे, थोड़ा ठीक हो रहा था। इसमें इसी बीच में हो जाता है यूएसएसआर का बिखराव। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जो कि लगभग 15 से 20 देशों का एक समूह था, और 15 से 20 देशों में कुछ केंद्रीय आपके एशिया के देश थे, जैसे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये इसका हिस्सा थे, ये सब अलग हो जाते हैं। और रशिया जो पावर, दो धड़े हमने देखे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। यूएसएसआर टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अब सुपर पावर कौन बन गया था, फिर अमेरिका। और धीरे धीरे करके इसी सब सिनेरियो में चीन आगे बढ़ जाता है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा विकसित कर लेता है और विश्व में प्रभाव स्थापित करना शुरू कर देता है। चीन कई सारे देशों पर प्रभाव डालता है, अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करता है कि बाकी के देशों पर भी प्रभाव डालना शुरू कर देता है। हालांकि इसी बीच में भारत, चीन, ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। अब हम भी अर्थव्यवस्था या आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गए हैं। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। जल्दी से हम देख लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। एक बार पाठ का सारांश पढ़ लीजिएगा तो आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीटो क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेना। ये मैं नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, हो जाएगा आप लोगों से। सीधे हम आते हैं बहुविकल्पी पे, ये पूछ लिए जाते हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में जाता था? तो सिल्क रूट जो हमने पूछा था वो था सिल्क मार्ग से जाता था। नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे? किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे? तो चाइना से पहुंचे। स्पेगेटी का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ? तो नूडल्स से हुआ, हमने देखा ये।
आयरलैंड के लाखों लोगों की मौत किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई थी? आलू के नष्ट हो जाने के कारण। हमने देखा था आलू हमारे यहाँ की फसल नहीं है, बाहर से आई थी। किस देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबो ने। पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं के साथ कौन से रोग के जीवाणु, हमने देखा था रोग भी आए थे, अन्य देशों में पहुंचे? चेचक के। 18वीं शताब्दी के तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? चीन और भारत, देखा था। फिर जैसे ही उपनिवेशीकरण हो गया वैसे ये गरीब हो गए। आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रभावों में पहला प्रभाव किसका होता है? व्यापार का। आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रभावों में सबसे पहला प्रभाव होता है व्यापार का, फिर श्रम का, फिर पूंजी का। ठीक है। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। किस कानून के आधार पर? कॉर्न लॉ। कॉर्न यानी मक्का और लॉ था। ठीक है। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी देखी थी हमने, कहां पर बनाई थी? पंजाब में, याद होगा आप लोगों को। ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करने लगे थे बहुत ज्यादा कि भाई कौन कानून को समाप्त करो। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आगे, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, याद रखना, विश्व बैंक और IMF है। अमेरिका में। बर्लिन का समझौता कब हुआ? तो 1885 में। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो जाना। मंदी कब आएगी? मंदी देखिए तभी आएगी जब सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है, तो मंदी आएगी। प्राइसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। जब प्राइसेस चीजों के कम हो जाते हैं उसे हम कहते हैं मंदी की स्थिति। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो हमने देखा एक बीमारी थी, मवेशी प्लेग जिसे हम कहते हैं, और इसने बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो व्यक्ति थे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर बन गए थे, ये सब हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर किसका प्रभाव था? ब्रिटेन का प्रभाव हो गया था। कच्चा माल लेता था और बना हुआ माल हमें देता था। ठीक है। 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? तो ईयर याद रखो, प्रथम विश्व युद्ध। युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की वृहद उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? तो हेनरी फोर्ड। फोर्ड की कंपनी हमारे यहाँ पर भी थी, थोड़े समय पहले यहाँ से शोरूम इसका वापस गया है। महामंदी का प्रभाव 1929 में, जस्ट आफ्टर देख रहे हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। 1939 ईस्वी से शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चलता रहा? तो ये चलता रहा 1945 तक। ध्यान रखना दोनों विश्व युद्ध की डेट, 1948 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध। अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान में समझौता कब हुआ? तो 44 में। अल्प विकसित नव स्वाधीन देशों पर बाद तक भी कौन से देश अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं हुए? वो थे ब्रिटेन और फ्रांस, नहीं चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध, और इसीलिए फ्रांस की जो कॉलोनी हम लोग थे, फ्रांस ने हमारे यहाँ पर कई कॉलोनीज हमारे एरियाज में सेटअप की थी। पुर्तगाली भी हमारे यहाँ पर रहे थे, वो बहुत बाद में जाकर के फ्री हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति हेतु नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। वो क्या था? G77। कहा कि भाई एक ग्रुप बना, हम ब्रिटेन वुड्स जो संस्थान है उससे हम कोई मदद नहीं ले पाते, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो कुछ बहुत अच्छे काम नहीं कर पाता, तो इसलिए हमें उसकी मदद की जाए, हम लोगों के लिए अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किए जाए। वो था G77। अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। किन्हीं 3 उदाहरणों के आधार पर यह स्पष्ट करें कि अमेरिका की ओर जाने के लिए नए समुद्री रास्ते की खोज से विश्व में क्या परिवर्तन हुआ। तो 3 उदाहरण बता सकते हैं कि अमेरिका का जब रास्ता खोज लिया गया, समुद्री मार्ग खोज लिया गया, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। माल जाने लगा, सामान जाने लगा, अर्थव्यवस्था बढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने कल्चर का एक्सचेंज देखा, संस्कृति का
आप कह सकते हो एक्सचेंज हुआ, एक एरिया से दूसरे एरिया में संस्कृति गई, अलग अलग तरीके की संस्कृति। हमारे खाद्य पदार्थ विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का किस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? तो खाद्य पदार्थ आप दे सकते हो सांस्कृतिक आदान प्रदान का, जैसे आजकल हमारे यहाँ पर केक भी उतना ही कटता है ना, केक भी बहुत चलन में है, चॉकलेट्स बहुत ज्यादा चलन में है, पहले उतनी नहीं थी। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? दिया था मैंने आपको, बताया था कि महामंदी का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर? बेरोजगारी फैलेगी, चीज है बिक नहीं रही है, बिकेगी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर लोगों के रोजगार चले जाएंगे, रोजगार जाएगा, बेरोजगारी फैलेगी। अमेरिका की खोज के फलस्वरूप संसार में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, संसार में कॉलोनलिज्म की शुरुआत हुई, उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। सबसे पहले अमेरिका को कॉलोनी बनाया, उसके बाद बाकी के एरियाज को यूरोप के देशों ने कॉलोनी बनाया। यूरोपियनों के आगमन से पूर्व अफ्रीकी लोगों के जीवन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेखन कीजिए। यूरोपियों के आने से पहले जो अफ्रीका के लोग थे वो स्वतंत्र थे, अफ्रीका के लोग थे स्वतंत्र, अपने रिसोर्सेज का खुद इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यूरोपियों के आने के बाद वो दास बन गए। ठीक है, 19वीं शताब्दी की अनुबंध व्यवस्था, दास व्यवस्था, एक नई संस्कृति को किस प्रकार जन्म दिया? बिल्कुल हमने देखा दास प्रथा को, हालांकि बाद में बैन भी कर दिया गया, लेकिन आज तक भी समाज में उसके तत्व हमें देखने को मिलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व में उपनिवेशवाद का प्रसार किस प्रकार हुआ? तो बहुत तेजी से हुआ उपनिवेशवाद का प्रसार। पहले उपनिवेशवाद बनाया, उपनिवेश बनाया, फिर साम्राज्यवाद बना। तो पहले कॉलोनलिज्म आया, फिर इम्पेरियलिज्म आया। भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव हुआ? उपनिवेशवाद का यह प्रभाव हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग बैठ गया। भारत जो बना हुआ कपड़ा विदेशों को भेजता था, अब रॉ मटेरियल भेजने लगा, ये उपनिवेशवाद का प्रभाव हुआ। रेशम मार्ग ने विश्व को जोड़ने का प्रयास किस प्रकार किया? बहुत तरीके से किया, सांस्कृतिक रूप से भी किया, आर्थिक रूप से भी किया, विश्व को जोड़े रखा रेशम मार्ग ने। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाल सकते हैं कि पूरे विश्व में कृषि अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती है। जैसे हमारे यहाँ पर गेहूं हो रहा है, किसी और के यहाँ पर कुछ हो रहा है, हम उससे लेन देन कर सकते हैं। यह है वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था। के प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कई बार बता चुकी हूँ। 19वीं सदी में यूरोपीय लोग भागकर अमेरिका क्यों जाने लगे? यूरोपीय लोग अमेरिका क्यों जाने लगे थे भागकर? क्योंकि वहां पर दिक्कत आने लगी थी यूरोप में। कौन सी सदी में कह रहे हैं? 19वीं में। दौरान गिरमिटिया मजदूरी के लिए उत्तरदायी 4 घटकों का उल्लेख कीजिए। तो गिरमिटिया मजदूरी के लिए बहुत 4 कारक हो सकते हैं। एक तो आपका गरीबी, ठीक है, दूसरा बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, ये सारे कारण हैं आपके गिरमिटिया मजदूरों के। कॉर्न लॉ क्या थे? इन्हें तत्काल क्यों समाप्त करना पड़ा, ये देख लिया हमने। कॉर्न लॉ मक्का के आयात से रिलेटेड थे। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली कैसी है? सब वैश्वीकरण को फॉलो करती है, वैश्वीकरण को मानती है, सबके लिए समान है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कर लेंगे। ब्रिटेन के औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल वही बताना है आपको कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण अगर नहीं हुआ होता, औद्योगिकरण, तो भारत का कपड़ा ब्रिटेन में बिक रहा होता। अब क्या बिकना था? अब क्या बिकता था? भारत का रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, कच्चा माल भेजने से सिर्फ किसान को फायदा होता था। जब बना हुआ प्रोडक्ट बिकेगा तो उससे बहुत सारे लोगों को और रोजगार मिलेगा, ठीक है। स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्थिर विनिमय दर का मतलब है, विनिमय दर होती है कि $1 के बदले कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे, ये होती है विनिमय दर। विनिमय की रेट क्या है, ठीक, विनिमय कितनी चीज के बदले, कितने रुपए के बदले कितना डॉलर मिलेगा। स्थिर विनिमय दर है अगर, इसका मतलब हमेशा फिक्स है, $1 के बदले हमेशा 20 रुपए मिलेंगे। जो परिवर्तन विनिमय दर होती है उसका मतलब है कभी $1 के बदले 40 रुपए भी मिल सकते हैं और कभी $1 के बदले 30 रुपए भी मिल सकते हैं। अब कभी $1 के बदले 40 रुपए मिलेंगे और कभी $1 के बदले 30 रुपए मिलेंगे, ये कैसे तय होगा? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर रुपए की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
अगर रुपए की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी तुलना में आपूर्ति कम हो जाएगी, उसकी तुलना में आपूर्ति कम हो जाएगी, तो क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, अगर डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अभी $1 40 रुपए दे के मिलता है, डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो $1 के लिए 60 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, अगर डॉलर की डिमांड कम हो गई, डॉलर की डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, तो फिर अभी $1 के लिए 40 देने पड़ते हैं, तो फिर $1 के लिए 30 देने पड़ेंगे, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। जैसे अगर हम कहें, जब आपको बहुत तेज भूख लगती है और बस से आप जा रहे हैं और किसी भी स्टॉप पर आपकी बस रुकती है, आपको बहुत तेज भूख लगी है, खाने वाला या चिप्स वाला आपसे 40 रुपए मांगेगा, आप उसे 40 रुपए दोगे। ठीक है, वो चीज 40 की है नहीं, बट आप 40 रुपए दे रहे हो, क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है। ठीक है, तो ये होती है स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। तो आज यहीं पर मेरे ख्याल से स्टॉप करते हैं, और इसके आगे के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन्हें आप लोग एक बार कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।